वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th का चैप्टर 8 सेल है, द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर है। इसमें हम लोग सेल के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सेल का डिटेल्ड स्टडी हमें बायोलॉजी के दो ब्रांच के पढ़ने से मिलते हैं। बायोलॉजी का दो ब्रांच, एक साइटोलॉजी और दूसरा सेल बायोलॉजी। ये दो ब्रांच हैं बायोलॉजी के जो हमको सेल के बारे में डिटेल्ड स्टडी देते हैं। ये दोनों ब्रांच हमें सेल के बारे में डिटेल बताते हैं। तो साइटोलॉजी में हम लोग सेल का कंपोजिशन देखते हैं कि सेल का कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोलॉजी ये सेल के कंपोजिशन के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है और फंक्शन के बारे में बताता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के कंपोजिशन के बारे में पढ़ें, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, फंक्शन के बारे में पढ़ें, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। वही सेल बायोलॉजी में हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेल के केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेल के जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सेल बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसके केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, फंक्शनिंग को पढ़ते हैं, उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सेल का डिटेल्ड स्टडी बायोलॉजी का यह दो ब्रांच प्रोवाइड कराता है, एक साइटोलॉजी, दूसरा सेल बायोलॉजी। इसके बाद सबसे पहले बात दिमाग में आती है कि सबसे पहला सेल कैसे बना होगा। पृथ्वी पर जो सबसे पहला सेल आया, कैसे आया, कहाँ से आया। तो अगर इसको आप देखेंगे तो सेल बायोलॉजी की बात में कि सेल बायोलॉजी यह बताता है कि सबसे पहला सेल जो पृथ्वी पर आया वह डी नोवो नामक प्रोसेस से आया। यह प्रोसेस सेल्फ फॉर्मुलेटेड प्रोसेस होता है। इसमें अपने आप बना। उस समय हमारे पृथ्वी का इन्वायरमेंट ऐसा था कि सबसे पहला सेल अपने आप बना। तो अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन करता है कि सबसे पहले सेल कैसे बने, तो आप कहिए कि भाई उस समय हमारे पृथ्वी का इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का था कि अपने आप सबसे पहला सेल बना और उसके बाद उस सेल का डिवीज़न होते गया और नए नए सेल बनते गए। उसके बाद में वह सेल जब ग्रुप हुआ तो टिश्यू बना और टिश्यू जब ग्रुपिंग किए तो ऑर्गेन बना, ऑर्गेन का जब ग्रुप हुआ तो ऑर्गेन सिस्टम बना, ऑर्गेन सिस्टम से इंडिविजुअल बने। इस तरह से हमारे पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। तो सबसे पहला याद रखिएगा यह प्रोसेस कि इसी प्रोसेस के जरिए सबसे पहला सेल हमें मिला था। उसके बाद बात आती है कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। सबसे पहली बात इस चैप्टर को देखते ही दिमाग में आने वाली यह सबसे पहला क्वेश्चन कि सेल है क्या। तो आप देखिए आपके चैप्टर का हेडिंग है सेल क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या कहिएगा, ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यह लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट होता है। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का निर्माण सेल से ही होता है, इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यह सबसे पहली आधारभूत फंडामेंटल संरचनात्मक इकाई है। सबसे पहला ऐसी शुरुआत होती है, जैसे आप देख सकते हैं एक माँ के यूट्रस में बच्चों के जीवन की शुरुआत जाइगोट से होती है, सिंगल सेल से होती है। आप जान सकते हैं कि किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, इसीलिए तो इसको स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं।
तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life। तो सेल जो है वह फंडामेंटल मतलब बेसिक, वही बात, फंडामेंटल कहिए बेसिक कहिए सेम चीज़। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल को आप हिंदी में कह सकते हैं संरचनात्मक मतलब बनाने वाली, संरचना तैयार करने वाली, और फंक्शनल मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक मतलब फंक्शन करने वाली, काम करने वाली, फंक्शनल, और यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल से बनना शुरू होते हैं। फिर से आते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया? सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया? कारण यही कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल से ही बनते हैं, सेल से ही बनने की शुरुआत होती है। अभी तो बताए कि सेल का ग्रुप टिश्यू बनाता है। अब देखिए ये टिश्यू किसने बनाया? सेल ने। अब ये टिश्यू जब आपस में ग्रुपिंग करेंगे, टिश्यू जब मिलेंगे तो आप जान रहे हैं कि ऑर्गेन बनता है। ये ऑर्गेन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से फिर क्या बनता है? तो बॉडी। तो अब बोलिए ये बॉडी बनने तक का जो सफ़र है कहाँ से शुरू हुई? सेल से। तो हम कह सकते हैं कि सेल जो है वह हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल जो है वह संरचनात्मक इकाई है सजीवों का। और फंक्शनल इसलिए, क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि सेल के अंदर जो कुछ भी फंक्शन होता है उसी का रिजल्ट आप 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस के रूप में देखे होंगे, पढ़े होंगे। सेल के अंदर जो जो हुआ वही सजीव अपना पहचान देता है कि हम सजीव हैं। जैसे भोजन करना, रिप्रोडक्शन करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, सब कुछ एक सेल के अंदर होता है और उसी का एज ए रिजल्ट हम लोग उसको शो करते हैं। वही लाइफ प्रोसेस में जो जो प्रोसेस आप पढ़े हुए हैं वह सारा किसी एक सेल के अंदर, कोई अकेला सेल भी उस फंक्शन को कर सकता है। इसीलिए उसको हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं कि सेल जो है वह बॉडी का फंक्शनल यूनिट है। जो जो फंक्शन वह करता है वही फंक्शन हम लोग बाहर शो करते हैं। जैसे आप सेल में कह सकते हैं कि क्या सेल में रेस्पिरेशन होता है? हाँ, सेल में रेस्पिरेशन होता है। क्या सेल एक्सीडेट करता है? हाँ, वेस्ट मटेरियल को एक्सीडेट करता है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो सेल के अंदर वह सारे प्रोसेस आपको दिखेंगे जो आप इधर अपने लाइफ को एग्जिस्ट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए करते हैं। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब चलती हैं अब कहानी आगे बढ़ाते हुए कि आखिर सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी क्या कहानी है। तो कहानी को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग सुनते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुआ। उम्मीद करते हैं कि पीछे वाला आप नोट कर लिए होंगे। और आगे अब हम लोगों का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल को समझना है, ये हिस्ट्री है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो हिस्ट्री है तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुन भी लेंगे तो हमारी बात याद रह जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले बात दिमाग में आती है कि जनरली जो सेल होते हैं वे बहुत ही छोटे होते हैं। जनरली ऐसे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिच सेल बहुत बड़ा बिगेस्ट सेल होता है, लेकिन जनरली जो सेल हमको मिलता है, जनरली जो सेल है वह बहुत छोटा होता है और उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम सेल को देखकर डिटेल उसके बारे में बताते हैं। तो माइक्रोस्कोप की भी चर्चा थोड़ी सी यहाँ ज़रूरी है कि सबसे पहला, सर्वप्रथम सबसे पहला माइक्रोस्कोप जैकारियास जानसेन ने बनाया था। उसके बाद इसी माइक्रोस्कोप को
गैलीलियो ने मॉडिफाई किया। फिर रॉबर्ट हुक ने अपना स्वयं का माइक्रोस्कोप बनाया और प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी किया। तो ये हो गई माइक्रोस्कोप वाली बात। अब आप माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बढ़ता गया, मतलब उसका मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ता गया, वैसे वैसे हमको सेल के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिलती गई, उसके अंदर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम जान पाए। तो जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बना था वह सिंपल माइक्रोस्कोप था। उसके बाद जो आया वह लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। और उसके बाद अब जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा कि आप जानते हैं कि वह छोटी सी चीज़ों को कितना बड़ा करके दिखा देता है, उसके अंदर के हर एक पार्ट को अच्छी तरह रंगीन कलर्ड व्यू देता है, जिसको हमको उसको स्टडी करने में काफ़ी सुविधा होती है। तो ये माइक्रोस्कोप की बात है। अब डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया लिखी थी। 1665 ईस्वी में, यह बात जरूरी है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया नाम की किताब लिखी थी। और इस माइक्रोग्राफिया में उन्होंने बताया था कि जो क्वेर्कस जो प्लांट है, क्वेर्कस के कॉर्क के स्लाइड का उन्होंने माइक्रोस्कोप से स्टडी किया था और पाया कि ये जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है वह जस्ट लाइक हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह होता है। बिल्कुल उसी तरह से वह स्मॉल कंपार्टमेंट का इस तरह से बनावट उनको दिखा। तो उनको जब इस तरह की बनावट दिखी तो उन्होंने उसको अपनी भाषा में कह दिया कि यह सेलुली, जिसका सिंगुलर, यह प्लूरल शब्द है, याद रखिएगा यह प्लूरल शब्द है, और इसका सिंगुलर जो होता है वह सेलुला होता है, सेलुला। ये रॉबर्ट हुक ने कहा, और जिसका मतलब उन्होंने कहा, अगर हम इसको इस शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि जब हम क्वेर्कस के कॉर्क के स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तब हमको इस हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने स्ट्रक्चर दिखा, जिसको उन्होंने सेलुली, और जिसका सिंगुलर सेलुला होता है, कहा कि ये छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं। लेकिन जब सेल की बात आती है, सेल शब्द, तो सेल शब्द जो है वह लैटिन के सेल्ला से लिया गया है, सेल्ला से लिया गया, सेल्ला से लिया गया, याद रखिएगा। लैटिन लैंग्वेज का सेला शब्द है, जिसका मतलब होता है मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट्स और हॉलो स्पेस। ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा कि सेला शब्द, सेला लैटिन लैंग्वेज के सेला से लिया गया और उसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या हॉलो स्पेस। तो इसी क्रम में, डिस्कवरी के क्रम में ही, जैसे जैसे बोले हैं पहले भी कि जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता बढ़ती गई, वैसे वैसे हम सेल के अंदर के पार्ट्स की जानकारी हमको होती गई, हम और डिटेल जानते गए। तो उसी क्रम में अब सबसे पहले जो सेल खोजे रॉबर्ट हुक, तो अब एंटोन वान लीeuwenhoek ने लिविंग सेल खोज दिया। चूँकि रॉबर्ट हुक जो सेल की खोज किए थे वह सेल देखिए क्या है, तो प्लांट के कॉर्क के स्लाइड में देखे तो जाहिर सी बात है कि यह डेड सेल होगा।
तो अगर ये क्वेश्चन कोई पूछे कि सबसे पहला सेल किसने खोजा, तो निस्संदेह आप उसका जवाब देंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर उसी में यह पूछता है कोई कि सबसे पहले जीवित कोशिका, सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो उसमें एंटोन वान लीeuwenhoek का नाम आता है। अब एंटोन वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका खोजा, कहाँ खोजा, तो पॉन्ड वाटर में, सबसे पहले तालाब के पानी में, तालाब जल में उन्होंने लिविंग सेल को देखा। उसके बाद जब और अब बात आगे बढ़ी तो रॉबर्ट ब्राउन, अब याद रखिएगा यहाँ रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को खोज दिया। रॉबर्ट ब्राउन के बाद में बात आती है, आप अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर आगे की बात हम करते हैं, तब तक वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो उसको नोट कर लिए होंगे। अब उसी बात को, मतलब वो डिस्कवरी ऑफ सेल वाली जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ जो थोड़ा सा उससे मेन जो टॉपिक है उसको हम लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहली बात है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया, तो डेड सेल को खोजा, ये बात। अब इससे आगे जब 1673 ईस्वी में की बात आई तो एंटोन वान लीeuwenhoek ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल मतलब जिंदा कोशिका, लिविंग सेल को खोजा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा वह डेड सेल था, चूँकि वह प्लांट के कोर को उन्होंने स्टडी किया था, और एंटोन वान लीeuwenhoek ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल, जिंदा कोशिका को खोज दिया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा। तो रॉबर्ट ब्राउन, याद रहे यहाँ रॉबर्ट हुक नहीं, बच्चे ये करते हैं कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोज दिया और 1838 ईस्वी में जो डुजार्डिन नाम के DUJARDIN डुजार्डिन जो थे, डुजार्डिन ने सेल के अंदर लिविंग सेमी फ्लूइड, लिविंग मतलब जिंदा, लिविंग सेमी फ्लूइड पदार्थ को खोजा। लिविंग सेमी फ्लूइड सेल के अंदर, और उसका नाम उसने क्या बताया, और उसको उन्होंने शारकोडा अंडरलाइन कर रहे हैं, शारकोडा कहा कि सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड जैसा पदार्थ होता है, वह लिविंग होता है, और उसको उन्होंने शारकोडा कह दिया। और उसी साल 1838 में ही परकिंजे ने उसी शारकोडा को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। कहा कि नहीं, यह शारकोडा नहीं, इसका नाम प्रोटोप्लाज्म है। तो उस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को, पदार्थ को परकिंजे ने शारकोडा, जिसको शारकोडा बोले थे डुजार्डिन ने, उसको परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम बता दिया। और उसके बाद स्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की। तो इस तरह से आपने देखा कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल का हिस्ट्री है उसमें ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा,
1673 में एंटोन वान लीeuwenhoek ने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को खोजा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा और 1838 में डुजार्डिन ने सेल के अंदर लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को खोजा और उसका नाम दिया सार्कोडा। और 1838 में ही परकिंजे ने उसी सार्कोडा को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया कि यह प्रोटोप्लाज्म है। और उसके बाद स्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की। तो इस तरह जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता बढ़ा, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बढ़ी, वैसे वैसे हमारे सेल के अंदर की बातें हमारे सामने उभर कर आती गई और सेल के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड जानकारी प्राप्त की। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में सेल थ्योरी की चर्चा करेंगे। हाँ, अब इतना रिक्वेस्ट है कि अगर यह पसंद आया है, यह अच्छा लगा है, हमारी पढ़ाई अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।